तो अभी तक मैं सोलो लेवलिंग पे 3 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें मैंने जिन्वू की फॉर्म्स को कवर किया, उसकी शैडो आर्मी को कवर किया और स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स को यानी नेशनल लेवल हंटर। तो अब बारी है मोनार्क्स की। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सारे मोनार्क्स को, जिसमें ऑफ कोर्स हमारा संग जिन्वू भी आ जाता है, जिसको मैं तुम्हें खुल के एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अब बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका इंट्रो है ये। अब जिन को नहीं पता उन्हें बता देता हूँ कि मोनार्क्स कौन है, कौन थे और वो कहाँ से आए थे। मतलब मोनार्क्स की बैक स्टोरी बताने जा रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएं। अब बहुत पहले जब कुछ न हुआ करता था, तब इस वर्ल्ड के गॉड ने लाइट से और डार्कनेस से 8 मॉन्स्टर को बनाया, जिसका मकसद था कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहें। और ये बात भी याद रखना कि गॉड का ह्यूमन से कोई लेना देना नहीं था। मतलब जहाँ पे ह्यूमंस मर रहे हैं या बच रहे हैं, इसका गॉड से कोई लेना देना नहीं है। अब एब्सोल्यूट बीइंग यानी गॉड ने लाइट से 8 रूलर को बनाया, जिन्हें डिवाइन हेरल्ड भी कहा जाता है। अब ये रूलर्स ह्यूमन की साइड पर थे, मतलब वो विलन नहीं थे बल्कि उनके खिलाफ थे। अब जैसे एब्सोल्यूट बीइंग ने लाइट से 8 रूलर को बनाया, उसी तरह डार्कनेस से भी 8 रूलर को बनाया उसने, जिन्हें हम मोनार्क्स कहते हैं। तो अब टेंशन मत लेना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें इसमें भी अभी से ही समझ आना बंद हो चुकी होगी। वेल, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी मोनार्क्स को स्टोरी का विलन कहा है, जबकि संग जिन्वू भी एक मोनार्क है, जो कि तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि वो मोनार्क्स हो के भी मोनार्क्स के खिलाफ लड़ता है। तो इस सारी सिचुएशन के पीछे एक स्टोरी है, जो कि तुम्हें शॉर्ट करके बता देता हूँ। नहीं मजाक कर रहा था। अब इसके पीछे की स्टोरी कोई इतनी छोटी और सिंपल भी नहीं है कि तुम्हें 20-25 सेकंड में बता दूं, क्योंकि इसकी स्टोरी काफी कॉम्प्लेक्स है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगी। तो इसको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ मोनार्क्स पे ही रहते हैं, जो कि थे सिर्फ 8, अब संग जिन्वू की वजह से 9 हो चुके हैं। तो अब सबसे लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे वीकेस्ट मोनार्क है, जिसका नाम है जोगोमंड, जिसे मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन भी कहा जाता है। तो अब जैसे कि मैंने बताया था कि मोनार्क्स ह्यूमंस के अगेंस्ट थे, वो इन ह्यूमंस को बहुत ही घटिया और नीच समझते थे। जोगोमंड का भी ह्यूमंस को लेकर यही पॉइंट ऑफ व्यू था। इसने तो जिन्वू के फादर तक को वीकलिंग कहा था, बाकी तो रह गए साइड पे। और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि संग जिन्वू के फादर कितने ज्यादा ओपी है इस एनिमे में। अब ऐसा भी नहीं है कि जोगोमंड पागल था, बल्कि वो स्मार्ट भी था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से ये पता था कि वो एंथ्रेंस की मदद के बगैर ऐशबॉर्न को नहीं मार सकता। इसलिए वो कभी भी ऐशबॉर्न के खिलाफ अकेला नहीं गया। चैप्टर 111 में जोगोमंड फ्रॉस्ट मोनार्क के पास आता है और उसे बताता है कि कोरिया में एक रूलर मौजूद है, तो क्यों ना उसे हम दोनों मिलकर मार दें। लेकिन उस वक्त जिन्वू के फादर आ जाते हैं, लेकिन अफसोस के इनको मार नहीं पाते वो। नेक्स्ट मोनार्क आता है कुरहेशा, जो कि इंसेक्ट की क्वीन है। अब इससे तुम बच के ही रहना, क्योंकि ये किसी भी तरीके से अपने ओपोनेंट को बस मारने पर तुली होती है। और जैसे कि मैंने कहा कि वो इंसेक्ट की क्वीन है, तो इसके पास इंसेक्ट की पूरी आर्मी है, जिसे ये अपने बच्चों की तरह समझती है। जापान क्राइसिस आर्क में कुरेशा, राकन और टार्नक ये तीनों मिलकर गए थे अपने नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रीड को मारने के लिए। ऑल्दो क्रिस ने स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन का भी यूज कर दिया था, लेकिन फिर भी इन तीनों में से एक को भी नहीं मार पाया था वो। मोनार्क वार में फ्रोस्ट मोनार्क को जब शैडो मोनार्क का पता चलता है, तो वो जल्दी उसको मारने के लिए एक प्लान बनाता है जोगोमंड और टार्नक के साथ। लेकिन ये दोनों पीछे हट जाते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक करते हैं। लेकिन कुरेशा को अपनी मरने की बहुत ही जल्दी थी, तो उसने फौरन ही इसको मारने के लिए हाँ कर दी। और रिजल्ट क्या निकला कि वो जिन्वू के हाथों मारी गई, क्योंकि वो बेरू से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुई थी, जिसकी वजह से जिन्वू को थोड़ा सा टाइम मिला और उसको मार दिया। कुरेशा वेनम का भी यूज कर सकती है और नेक्रोमेंसी का भी। नेक्रोमेंसी मतलब डेड को कंट्रोल और रीएनिमेट करने की पावर, और वो स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन का भी यूज कर सकती है। इसी के साथ उसके पास बहुत ही ज्यादा रीजनरेशन कैपेबिलिटी है, इवन इतनी तेज कि उसने अपनी पूरी बॉडी को एक ही सेकंड में हील कर लिया था, मेरा मतलब रीजनरेट कर लिया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मोनार्क, जो कि है लेगिया, जिसे किंग ऑफ जायंट, मोनार्क ऑफ बिगिनिंग भी कहते हैं। लेगिया भी ह्यूमंस को कुछ नहीं समझता था और कनिंगनेस भी इसमें बहुत ज्यादा है। अब हिस्ट्री में इसका थोड़ा सा रूलर से राब्ता पड़ा था, और पता नहीं काफी कुछ रूलर्स ने लेगिया के साथ किया उसको अर्थ पे भेजने के लिए। शॉर्ट करके बता देता हूँ कि लेगिया संग जिन्वू से लड़ा था और बड़ी आसानी से मारा गया था। लेकिन इसकी फाइट में हमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग पता चलती है कि जिन्वू आखिर मोनार्क्स को क्यों नहीं शैडो बना सकता, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें इसी फाइट में मिला था कि मोनार्क्स ऑर्गेनिक हैं और स्पिरिचुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए इनको शैडो नहीं बनाया जा सकता। अब नेक्स्ट मोनार्क आता है टार्नक, जो कि थोड़ा लुकिंग में बैडएस तो है, लेकिन इतना पावरफुल नहीं है
जितना तुम समझते हो। खैर, इसको मुनार्क ऑफ आयरन बॉडी भी कहते हैं। टार्नक ओवर कॉन्फिडेंट तो है ही, क्योंकि इसने एक बार कहा था कि जिनवू जैसे ह्यूमंस को शैडो मोनार्क्स की सीट पर बैठाना कोई सही ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसे ये भी अच्छी तरह से पता था कि वो जिनवू को एंथ्रेस की मदद के बगैर नहीं मार सकता। इस बात का हमें मुनार्क वार में पता चलता है कि जब अपना फ्रोस्ट मुनार्क कुछ मुनार्क्स को ऑफर करता है कि चलो जिनवू को मारने चलते हैं, क्योंकि अभी वो ह्यूमन फॉर्म में है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि हम इसी ह्यूमन फॉर्म में इसको मार दें, वरना आगे चल के ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। तो टार्नक ही था जिसने सबसे पहले इस ऑफर को रिफ्यूज किया था और उसने कहा था कि शैडो मुनार्क से लड़ना सीधा सीधा सुसाइड है। इसने भी यही सोचा होगा कि एंथ्रेस को आने दो, तब जाकर इसका कुछ करेंगे, लेकिन एंड में ये भी मारा गया था, जिनवू के हाथों नहीं बल्कि बिलियन, बेरू और थॉमस के जरिए। और अगर तुम्हें इस थॉमस के बारे में जानना है तो मेरी ये वाली वीडियो लाजमी चेकआउट करना। आखिरी टाइम पे इसने अपनी फाइनल फॉर्म भी यूज करी थी, मतलब स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन, जो कि कुछ इस तरह लगती है। एंड लास्टली इसके पास दूसरे मुनार्क फेलो से बात करने की भी पावर है। अब थोड़ा सा आ चुका है पावरफुल मुनार्क, जिसने हर जगह अपनी धाक बिठा रखी है, जिसका नाम है फ्रोस्ट मुनार्क, जिसे किंग ऑफ स्नोफॉग भी कहते हैं। अब ये बुड्ढा इतना पावरफुल है कि इसने जिनवू के फादर तक से फाइट करी, अपने चेयरमैन गोगोन ही से फाइट करी, वो भी अकेले। वो तो शुक्र है कि इस फाइट में वहां पे जिनवू आ गया था, जिसने चीजें हैंडल कर ली थी। अब पिछले सारे मुनार्क्स में मैं फ्रोस्ट मुनार्क के बारे में ही बताता आ रहा हूँ, तो इसके पोर्शन में कुछ बचा ही नहीं है जो एक्सप्लेन में कर सकूं। हाँ, फाइनल फाइट में जरूर इसने जिनवू से फाइट की थी, लेकिन इस फाइट में जिनवू के फादर भी थोड़ा जख्मी हुए थे, लेकिन एंड पे फिर भी फ्रोस्ट मुनार्क मारा गया था। अब इसके पास 2-3 स्पेशल पावर हैं जो कि औरों में नहीं है, जिनमें एक तो ये है कि ये चुटकी बजाकर लोगों को सुला सकता है, और दूसरा ये कि वो आयरन मैजिक से आइस से कुछ भी बना सकता है, मतलब आइस की वेव्स, आइस के वेपन, आइस के सोल्जर, और स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन तो है ही इसके पास। नेक्स्ट आता है राकन, जिसे मुनार्क ऑफ फैंग भी कहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसको इतना पावरफुल क्यों दिखा रहे हैं, हालांकि ये इस टाइप का अपोनेंट नहीं है जो लड़ाई में खड़ा रहे, अगले का सामना करे। नहीं, राकन बहुत ही ज्यादा निकम्मा और मतलब वो बहुत ही डरपोक है, इतना कि जब ये जिनवू से 1v1 आया तो उसके पांव पड़ गया फौरन ही, लेकिन अपने जिनवू ने भी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अब मुझे ना कोई इसका कैरेक्टर जैसे खुद मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, इसका रीजन मैं यही दूंगा कि इस जैसे पावरफुल और बैडस लुक देने वाले विलन से ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं की जाती। हाँ, अगर विलन थोड़ा सा कोई अगली हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, इसकी पावर्स में टेलीकाइनेसिस आ जाती है, जिससे ये चीजों को मूव करा सकता है। इसके पास वही स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन है और रीजनरेशन है। सातवां मुनार्क आता है बारन, जिससे मुनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम भी कहते हैं। अब बारन राकन की तरह इतना कमजोर और डरपोक नहीं है, क्योंकि वो हर अपोनेंट को फेस कर सकता है, और वो करता भी है, चाहे अपोनेंट कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। क्योंकि इसने जब जिनवू से फाइट करी थी तब भी इसने अपने कदम पीछे नहीं किए थे, लेकिन आखिर पे फिर भी वो मारा ही गया था। अगर पावर्स देखी जाए तो इसके पास जो स्पेशल पावर है वो है हेल्स आर्मी की, जिससे ये डीमंस की आर्मी को समन कर सकता है। अब फाइनली लास्ट पे आ गए हैं, जो कि ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क है, जिसका नाम है एंथ्रस। और पिछली वीडियोस में जो कामिश कर रहा था वो इसी का ड्रैगन था। अब जैसे एशबॉर्न की पावर को लेने के लिए परफेक्ट ह्यूमन जो वेजल नहीं मिल रहा था, ऐसा ही एंथ्रस के साथ भी था, लेकिन एंड पे जिनवू ने इसे भी हिरा डाला था। ऐसे इतनी आसानी से नहीं हिराया, बल्कि बहुत ज्यादा वक्त लगा था इसमें, क्योंकि इसको हिराने के लिए पहले रूलर्स ने 40 ऑफ रीबर्थ का यूज किया था, फिर जिनवू 27 ईयर पीछे गया था, वहां पे अपने आप को लेवल अप किया, फिर जाकर एंथ्रस से फाइट की और उसको हिराया। एंथ्रस के पास ड्रैगन फियर नाम की एक पावर है, जिससे उसके चिल्लाने पर वो सारे बीइंग्स डर जाते हैं जो उससे वीक हो। उसके बाद ब्रेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन का भी यूज कर सकता है, और कहते हैं कि इसके फ्लेम इतने पावरफुल है कि अगर एक एस रैंक इसके अटैक में आ जाए तो वो कम्प्लीटली ऐश में चेंज हो जाएगा। इसी के साथ सिर्फ हंटर ही नहीं जो कि इसके अटैक में मरेंगे, बल्कि शैडो सोल्जर भी इसमें मारे जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैंने सोलो लेवलिंग के सारे मुनार्क्स को कवर कर लिया है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो ताकि सपोर्ट मिलती। अब तुम्हें क्या लगा कि मैं एंथ्रस पे अपनी वीडियो छोड़ दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम सबका फेवरेट रूलर और मुनार्क तो रहता ही है, जो कि है एशबॉर्न। हाँ, तुमने सही सुना, ये एशबॉर्न रूलर भी था और मुनार्क भी। तो दरअसल बात यह है कि जब एब्सोल्यूट बीइंग ने रूलर और मुनार्क को बनाया था, तब सबसे ब्रिलियंट रूलर एशबॉर्न ही था, लेकिन ये रूलर बाकी सारों से ज्यादा लॉयल था। तो जब रूलर्स ने एब्सोल्यूट बीइंग को मारने का प्लान बनाया, तब एशबॉर्न ही था जो इनके खिलाफ खड़ा हुआ था, लेकिन वो भी मारा गया था। पूरा नहीं मारा था, बस ऐसे समझो कि मरने ही वाला था। लेकिन उसी वक्त उसे एक नई चीज, नई पावर मिलती है, जिसको एब्सोल्यूट बीइंग ने एशबॉर्न के अंदर छुपा रखा था, और वो थी डेड को जिंदा करने वाली पावर अराइज। तो ऐसे में हमारा एशबॉर्न शैडो मुनार्क बन गया। अब मुनार्क इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने मुनार्क की साइड को ज्वाइन कर लिया था। अब एशबॉर्न ने मुनार्क की साइड को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि जब वो एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाता है तो उतने तक मरा हुआ होता है वो, इसलिए वो रूलर्स के खिलाफ चला गया। अब इन दोनों ग्रोहों की आपस में वार तो खत्म हो ही नहीं रही थी। तो ऐसे में रूलर्स 40 ऑफ रीबर्थ का यूज करते हैं, जिससे वो 10 साल पीछे चले जाते हैं। और हाँ, ये भी याद रखना
कि अब दोनों क्रिएचर्स अर्थ पे आ चुके हैं, जहाँ पे ह्यूमैनिटी हर बार तबाह हो जाती थी। अब रूलर्स ने हर बार 40 ऑफ रीबर्थ का चूज किया, लेकिन हर बार ह्यूमैनिटी को बचना मुमकिन नहीं था। तो ऐसे में रूलर्स भी अपनी पावर के लिए ह्यूमन को चुनते हैं और मोनार्क भी। तो इसी तरह अब हमारे जिनवू के पास शैडो मोनार्क की पावर है और नेशनल लेवल हंटर के पास रूलर की। और हाँ, ऐशबॉर्न वाला पोर्शन बहुत लंबा था, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट करके एक्सप्लेन कर दिया तुम्हें। तो अब मैंने सारे मोनार्क्स को एक्सप्लेन कर दिया, तो बस तुम्हारा काम ये है कि तुम लाइक और सब्सक्राइब वाले बटन को स्मैश मारकर चले जाओ।